ब्रेक पर जाने से पहले भी चर्चा प्रसंगों को लेकर हो रही थी, संस्मरणों को लेकर हो रही थी। मदेना जैसी शख्सियत है, इसको समझा जा सकता है कि ब्रेक के दौरान भी बात यही हो रही थी कि वो कितने सीधे, कितने सरल और ख़ास तौर पर गांव, गरीब और किसान की बात करने वाले नेता थे। गठाला साहब, प्रशासनिक क्षमता की तो बात होगी, लेकिन करप्शन को लेकर कहा जाता है कि आज का जो दौर है, राजनीति में इतना ज़्यादा करप्शन हो चुका है कि नेता पर उंगली उठना लाजमी हो गई। लेकिन उस दौर में परशुराम जी जैसे नेता रहे, वाइट कॉलर की जो बात कहते हैं कि कुर्ते पर दाग कभी नहीं लगने दिया उन्होंने। ऐसा कोई मिसाल आपके पास है कि किसी करप्शन का मामला, कोई घोटाले का मामला उनके सामने आया और फिर उनकी जो कार्रवाई हुई, उनका जो एक्शन हुआ उस पर? उनका खुद का खौफ ही इतना था अपने डिपार्टमेंट में कि जनरली डर के करता था अफसर भी कोई करप्शन करता था, क्योंकि वो एक तो रूल्स को समझते थे, दूसरा उससे कम्युनिकेशन के हिसाब से स्ट्रॉन्ग थे जी। अगर ऑफिसर से कोई बात कहनी है तो उन असर्ट करना भी आता था, और नहीं मानता था उसको हैंडल करना भी आता था। तो इसलिए उनके, क्योंकि खुद पाक साफ थे, और उस वक्त राजनीति में ये दौर नहीं था करप्शन वाला जितना बड़ा अब शुरू हुआ है। ये अब बहुत राजनीति में, अब चुनाव में भी खर्चा इस तरह का हो रहा है, शराब बढ़ती है, पैसे बंटने लग गए, ये इस तरह का सिलसिला नहीं था पहले पॉलिटिक्स में। और वैल्यू सेटर हो गए उसमें। वो जो पहली पीढ़ी के जो लोग आए थे वो ये देखते थे हम देश को दे क्या सकते हैं, ये नहीं था उनके दिमाग में देश से ले क्या सकते हैं, या छीना झपटी कितनी करें। ये नेचुरल रिसोर्सेज की जो छीना झपटी होती है ना आज, क्रोनी कैपिटलिज्म की जिसकी बात अपन करते हैं, वो दौर नहीं था उस जमाने। रामचंद्र जी को कुछ याद आया इससे? हाँ, मैं यूँ कह रहा था, ये यतेंद्र सिंह जी अपने आप को IAS जो है प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे PhD के, और अपने आप को बहुत धुरंधर मानते थे कि मैं बहुत दमदार मतलब जो अधिकारी हूँ। हैंडपम्प की जो है फेमिन का टाइम था, 83 के आसपास की बात थी। राजस्थान में हैंडपम्प की खुदाई हो रही थी, जो उसमें डेप्थ कम खोद रहे थे वो, और नीचे से बात साहब के पास आई तो साहब ने यतेंद्र सिंह जी को कहा मुझे फैक्चुअल रिपोर्ट पूरी चाहिए जी। तो उन्होंने जो है देखा क्या है, इन मंत्री जी को क्या पता होगा और ये क्या एक्शन लेंगे। मिडनाइट में शिवचंद्र जी माथुर साहब से यतेंद्र सिंह जी को सस्पेंड करवाया। 2 दिन के बाद में इन्होंने माफ़ी मांगी मदेना जी से, तब उनको वापस रजिस्ट्रेट करवाया। शिवचंद्र जी को नींद में जगा के उसको सस्पेंड कराया। वो करप्शन था कि हैंडपम्प का पूरे स्टेट में कम गहरे खोदना, और ठेकेदार लोग जो है बहुत बड़ा संबंध भी अभी जैसे कि बता रहे थे रामनारायण जी, संबंध भी उनके दिल्ली तक संबंध अच्छे रहे, साथ ही नेताओं से संबंध अच्छे रहे। जबकि एक पीढ़ी के नेताओं में अक्सर ऐसा नहीं होता, प्रतिस्पर्धा होती है, लेकिन उन्होंने साथ लेके चलने की बात थी। नवल जी का कुछ जिक्र कर रहे थे आप? जी, मुझे याद है इमरजेंसी के बाद में जब कांग्रेस की स्थिति कमज़ोर हुई, हर संडे को, इतवार को दोनों नेता मिला करते थे। परशुराम जी चूँकि ईमानदार लीडर थे, इन्होंने एक टैक्सी बैंक से लोन लेके की थी जो अपने राजनीति के भी काम आती थी। उस टैक्सी से कभी नवल जी को बुलाते या खुद जाते। इतनी ईमानदार स्थिति उनकी थी, जब वो PCC प्रेसिडेंट दोबारा बने नॉमिनेट होने के बाद में, तो और भी लोग थे। मुझे याद है ऐसे कौन सी जात या वर्ग था जिसका 80%, 70%, 90% झुकाव उनके साथ नहीं हो। सभी लोगों ने सोचा कि चुनाव होने चाहिए, लेकिन जब मतदाता प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य, यहाँ तक कि ब्राह्मण वर्ग के भी 85% उनके साथ थे PCC मेंबर्स। इस तरह की शख्सियत जिन्होंने सभी कौमों को, सभी वर्गों को, सभी व्यावसायिक लोगों को, किसानों को ही नहीं, मजदूरों को भी और दूसरे व्यावसायिक लोगों को भी साथ लेकर के राजस्थान की राजनीति में ईमानदार छवि रख कर के, प्रशासनिक क्षमता और मजबूती के साथ, और जिन व्यक्तियों को उन्होंने बढ़ाया राजनीति में आगे, उन्होंने ठोक बजा करके ईमानदार छवि के लोगों को आगे बढ़ाया, जिनके ऊपर विश्वास किया, पूरा विश्वास किया। मिलने के बजाय यदि टेलीफोन पे भी उनके वर्डिंग्स हो गए, उस पर अंतिम दम तक वो कायम रहे। ऐसा लीडर जिसने किसी ने उनको नमस्कार भी किया तो उसका एहसान मानने वाले लीडर राजस्थान की राजनीति में कभी कोई देखा नहीं। इतनी बड़ी शख्सियत हमें बहुत। मैं एक इस अवसर पे एक बात कहना चाहता हूँ, मुझे अचानक याद आ गई जी। घोषणा पत्र जो है राजनीतिक पार्टियां बहुत सतही तौर पे बनाती हैं, बाद में उसके प्रति गंभीर नहीं रहती हैं। मुझे याद पड़ता है कि जब उन्होंने
घोषणा पत्र बनाने के लिए एक कमेटी बनाई थी, मैं उसका मेंबर सेक्रेटरी था। बीडी कल्ला जी, डॉक्टर हरि सिंह जी, जनार्दन सिंह गहलोत, ये 3-4 लोग उसमें लिए थे। तो हम लोग एक जब ड्राफ्ट बना करके उनके पास ले गए तो उन्होंने कहा कि देखो, मैं वो घोषणा पत्र बनाना चाहता हूँ जो कल को अगर कांग्रेस पार्टी आ जाए तो ये मेरी जिम्मेदारी रहेगी कि इसको इम्प्लीमेशन, हाउ टू इम्प्लीमेंट इट, इसका एक एक शब्द जो है उसका क्रियान्वयन हो सके, ऐसी बात ही इसमें देनी है। जब बात आई कि साहब जाट आरक्षण की बड़ी डिमांड है, उनका बोले वाई ओनली जाट, जो भी पिछड़ी जातियाँ हैं। तो मुझे याद पड़ता है वो मैनिफेस्टो आज भी, उन्होंने उसमें 11 जातियाँ और जुड़ाई। आज विश्नोई कम्युनिटी है, आपके मेव कम्युनिटी है, आपके सिंधी मुसलमान कम्युनिटी है, आपके पीटल हैं, आपके कड़वी हैं, ये सारी जातियां जो थी उन्होंने परशुराम जी मदेरणा ने जाटों के साथ में, और जो उन्होंने कहा कि सामाजिक जो परिस्थितियां हैं उन लोगों की, जो उनका सामाजिक पिछड़ापन है, उसके कारण से वो ओबीसी मांग रहे हैं। और इसमें तो क्रीमी लेयर का सिस्टम है, अगर कोई डेवलप कर गया तो क्रीमी लेयर में निकल जाएगा। इसलिए और उनको बड़ा गुस्सा आता था कि जब उनको कोई जाट लीडर कहता था तो पत्रकारों में नाराज हो जाते थे। उनका मैंने कभी भी जाट महासभा की मीटिंग में नहीं गया जिंदगी में आज तक, इसलिए आप ये मत कहिए। और मेरे लिए समाज के नहीं, प्रदेश के लिए किसान का मतलब उसमें एसटी भी है, उसमें एससी भी है, उसमें किसानों की कोई जाति नहीं होती। बोले किसान अपने पेशे से एक वर्ग है, इसलिए किसानों की कोई जाति नहीं होती, वो धरती पुत्र है और हर धरती पुत्र की एक ही जाति होती है, ये वो कहा करते थे। रामकरण बाबू जी, 65 साल पुराना साथ था आपका, ऐसा कोई प्रसंग, संघर्ष की बात कर ली जाए, क्योंकि मदेरणा जी को लेकर जो भी प्रसंग सामने आए उसमें कहा गया कि व्यक्तित्व तो निश्चित तौर पर वो धनी व्यक्ति थे, लेकिन इस मामले में संघर्ष के कोई दिन आपको याद आते हैं? संघर्ष तो उनका जीवन संघर्षमय ही था। जब पहला चुनाव हुआ तो एक दफ़े डाकुओं से इनके मुठभेड़ भी हो गई थी, गोलियां चली गई थी। ये जब भी वहाँ लोकल जो डाकू सन 52 के इलेक्शन में डाकुओं को बड़ा भारी पश्चिमी राजस्थान में जोर होता था। वो यही ध्यान रखता था कि ये परशुराम कब गांव में निकले रामी से। तो संघर्ष तो पूरा जीवन भर ही रहा इनका। तो रामनारायण जी, मैं लौटूंगा, सूरज जी को कुछ याद आया इस संघर्ष के नाम से? जी, एक उनका अनछुआ पहलू जो है वो मुझे याद आ गया अचानक। वो फुटबॉल के बहुत अच्छे खिलाड़ी थे और लखनऊ विश्वविद्यालय की ओर से उन्होंने फुटबॉल खेली थी और मतलब 2 या 3 साल तक लगातार उन्होंने विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व किया। मारवाड़ में फुटबॉल के लिए प्रयास भी काफी किए। और पूनम चंद जी विश्नोई जो थे, पूनम चंद जी विश्नोई उनके सीनियर थे, 1 साल या 2 साल उनसे सीनियर थे वहीं पर। तो वो बताया करते थे, बोले फुटबॉल के अंदर, बोले वो सामने वाली टीम के अंदर 2-3 ऐसे खिलाड़ी थे जो पूनम चंद जी बहुत अच्छी फुटबॉल खेलते थे, उन्होंने बोले टारगेट किया उनको। तो पूनम चंद जी के बोले उन्होंने बीच में किक ऐसी मारी कि वो बेहोश होकर के उनको बाहर ले जाना पड़ा। तो बोले मैंने तय कर लिया था कि मैं गोल भी करूँगा और जिन 2 खिलाड़ियों ने उनको पूनम चंद जी को गिराया है मैं उनको ग्राउंड से बाहर भेजूँगा, और उन्होंने करके दिखाया। और एक बात, ये 2 बातें अभी सामने नहीं आई कि वो विवेकानंद के भी फॉलोअर थे। आपको पता होना चाहिए कि उन्होंने जीवन पर्यंत स्टूडेंट लाइफ के अंदर उन्होंने अपना एक वचन लिया और संडे के दिन, रविवार के दिन वो पूरे दिन मौन रखते थे, सूर्योदय से सूर्यास्त तक वो पूरा मौन रखते थे। ये विवेकानंद को उन्होंने फॉलो किया था। और एक जो बात, जो मैं अंतिम बात कहना चाहता हूँ कि ये जो ज्योति नगर वाला मकान है, ये कुल मिला के उनकी यही संपत्ति है जी। जो उनके पैतृक संपत्ति के रूप में इनको जो ज़मीनें मिली पिता से, दादा से, वो बात मैं नहीं कह रहा हूँ। इस मकान को भी जब वो स्पीकर थे तो उनको बंगला वहाँ मिल गया था। तो प्रद्युमन सिंह जी ने, यार मैं बराबर पीछे लग गए उनके, साहब इस मकान की दशा थोड़ी सुधरवाओ, अदरवाइज ये तो 2 कमरे का एक मामूली सा मकान था और बाहर हट थी, टीन शेड पड़ा हुआ था, आज के 10 साल पहले आपने देखा होगा। तो कुल मिलाकर के जिस आदमी के जीवन पर्यंत जो 29 साल तक लगातार सर्किट हाउस सिविल लाइन्स के बंगलों में रहा हो, जो 26-27 मंत्रालय जिसने अपनी ज़िंदगी में डील किए हों, इतने लंबे टाइम तक 32 साल तक जिस व्यक्ति ने मंत्री या विपक्ष के नेता के रूप में अपना कार्यभार किया, और उसकी कुल मिला के संपत्ति क्या है? एक हाउसिंग मोड का एक मकान जो उस समय शायद 1.5 या 2.25 लाख का हुआ आया करता था। तो बहुत बड़ी शख्सियत हैं, जितनी उनके बारे में आप बात करेंगे वो अपने आप में एक मिसाल है।
आपने लौह पुरुष कहा, मैं उनको ये कहता हूँ कि वास्तव में अगर राजस्थान का कोई गांधी था तो परशुराम जी मदेना था। ये प्रसंग परशुराम मदेना एक ऐसी शख्सियत जो भूले ना भुलाएंगे। उनके जाने के बाद दिग्गज नेताओं ने अपनी प्रतिक्रिया दी, उनको याद किया। परशुराम मदेना साहब का 50 साल से ज़्यादा का राजनीतिक जीवन रहा। जीवन पर्यंत उन्होंने पूरे प्रदेशवासियों की, प्रदेश के किसानों की, गांव की, गरीब की हमेशा सेवा की। इन्हें पूरा जीवन समर्पित था किसानों के लिए, गांव के लिए, गरीब के लिए, आम जन के लिए। वो हमेशा याद किया जाएगा। आज भी गांव के लोग उनको याद करते हैं। ऐसा व्यक्ति चला गया, इसका बहुत दुख है। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे और उनके शोक संतप्त परिवार को आघात को सहन करने का शक्ति प्रदान करे। हमने आप मदेना साहब जैसा नेता खो दिया है। मैं उन्हें अपनी तरफ से, अपने संपूर्ण संभाग की तरफ से और अपने सभी साथियों की तरफ से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। गरीब की बात, किसान की बात जिस अनोखे अंदाज में उन्होंने रखी, जो ड्रेस सेंस, चाहे उनका कुर्ता हो, चाहे उनकी धोती हो, चाहे उनका पजामा हो, चाहे उनकी जैकेट हो, चाहे उनकी टोपी हो, बेमिसाल पूरे जीवन उन्होंने उस पर कभी दाग नहीं लगने दिया। निश्चित रूप से एक ऐसी क्षति है जिसकी भरपाई होना बहुत मुश्किल है, न सिर्फ कांग्रेस के लिए बल्कि पूरे प्रदेश के लिए। मैं ये कह सकता हूँ कि अगर उनकी विद्वता, उनका ज्ञान और उनका काम करने का जो तरीका था उसको हम देखें तो वो परफेक्शन के साथ काम करना चाहते थे। उन्होंने जिस भी जिम्मेदारी को संभाला है उस जिम्मेदारी के गौरव को उन्होंने बढ़ाया है। वो कभी भी किसी जिम्मेदारी के पद पर असफल नहीं। राजनीति में मदेना जी के पुराने साथी रहे डॉक्टर हरि सिंह से भी फर्स्ट इंडिया ने बात की। दिग्गज नेता परशुराम मदेना हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उनकी स्मृतियां शेष है। इस समय हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर हरि सिंह, जो कि उनके पुराने साथी रहे हैं। डॉक्टर साहब, मदेना साहब नहीं रहे, कितना नुकसान हुआ है देश को, राजस्थान की राजनीति को? देखिए, परशुराम जी पुराने पीढ़ी के, आज़ादी के वक्त के जो लोग थे उनमें से थे। शुरू से ही वो कांग्रेस में थे और कांग्रेस में रहे अंत तक। जब भी कांग्रेस पे मुसीबत आई वो कांग्रेस में ही रहे। उनके बारे में खास बात ये थी कि वो बड़े डिसिप्लिन वाले और ईमानदार नेता थे। किसानों के बारे में उनका खास सोच था और किसान उनके कहने से, खास तौर से जोधपुर डिवीजन के किसान उनके कहने से चलते थे और मांस बेस उनका था। मरते वक्त तक उनका मांस बेस रहा है। विधानसभा की यदि बात की जाए तो ये जो विधायक रहते हुए आपके साथ वो रहे, वो भी विधायक रहे, तो उस पल का कुछ खास अनुभव, उस समय का कुछ ऐसी खास कुछ याद जिसको आप शेयर करना चाहिए? इन ए वेरी प्रॉपर, जो नियमों के हिसाब से विधानसभा में काम करना और मर्यादाओं में विधानसभा में बोलना, इस बारे में वो बड़े स्ट्रिक्ट थे। विधानसभा में कभी उन्होंने लूज टॉक नहीं की या कोई ऐसी बात जिसको कि घटिया किस्म की बात हो। He was always up to the standard of a legislative assembly। ये रूरल बैकग्राउंड से होते हुए एजुकेटेड होना एक खास महत्व की बात उस वक्त थी और वो उनमें से थे। तो ये कहना है डॉक्टर हरि सिंह जी का कि अपूर्ण क्षति हुई है परशुराम जी के नहीं रहने से और जिसको कभी पूरा नहीं किया जा सकता। कैमरामैन रवि के साथ पीयूष शर्मा, फर्स्ट इंडिया, जयपुर। यादें याद आती हैं और परशुराम मदेना की यादें हर पल याद आएगी। रामनारायण जी का रुख करेंगे। रामनारायण जी, हरि सिंह जी ने एक बात का जिक्र किया, आजीवन कांग्रेसी थे और कांग्रेस में ही रहे। दरअसल राजनीति में एक चीज़ है, कभी कोई बात चुप गई, कभी कोई बात ऐसी लगी, दल बदल गई, लेकिन उनके जीवन में संघर्ष के मौके आए। उनके जीवन में कई बार ऐसे मौके आए कि उनकी बात उनके मन मुताबिक नहीं हुई, लेकिन कांग्रेस को उन्होंने नहीं छोड़ा, विचारधारा को नहीं छोड़ा, भले ही थोड़ा मनमुटाव भी क्यों ना हो। देखिए, राजनीति में अनेक नेताओं से हमारा वास्ता रहा है।
परशुराम जी मदेरणा जीवन पर्यंत कांग्रेस ही नहीं रहे। कांग्रेस के खिलाफ एक भी उनका एक्शन नहीं हुआ। बड़े से बड़े नेता जो मुख्यमंत्री के पदों पे रहे होंगे, बहुत केंद्र में मंत्री रहे होंगे, उन्होंने भी अपने अहम की तुष्टि के लिए दूसरी पार्टी के अन्य व्यक्ति का कहीं न कहीं थोड़ा बहुत सहयोग किया होगा। लेकिन परशुराम मदेरणा जैसी शख्सियत जो कांग्रेस के सिद्धांत के खिलाफ सोच नहीं सकते थे, कांग्रेस की रीति नीति के खिलाफ सोच नहीं सकते थे, और मन से मनसा कर्मा वचना वो कांग्रेस के प्रति डेडिकेटेड रहे और कांग्रेस की भावना के साथ ही नहीं रहे। उन व्यक्तियों को उन्होंने प्यार किया, वो किसी भी वर्ग के थे, जैसा मैंने अर्ज किया। जिन लोगों ने सिद्धांतों पे चले, ईमानदार व्यक्तियों को आगे बढ़ाया, उनके द्वारा आगे बढ़ाए हुए बहुत से व्यक्ति आज भी विभिन्न पदों पे मौजूद हैं। और यही नहीं है, सभी वर्गों को साथ दिया। देखिए आप, राजपूतों को साथ लेके चलने वाले, जाटों के सवाल ही नहीं, उन्होंने कभी जाट की राजनीति की नहीं, किसान की राजनीति की, गरीब की राजनीति की, प्रदेश की राजनीति की। वो चाहते तो केंद्र सरकार की राजनीति भी वो आसानी से कर सकते थे, भारतवर्ष की भी, लेकिन उन्होंने राजस्थान को अपना एक एम बनाया और उस पर वो चले ही नहीं। किसानों के हितों के लिए ऐसा बहुत से काम उन्होंने किए जिसको जितना याद करें उतना ही कम है। सिंचाई के मामले में देखिए आप, किसानों के प्रति जैसा भी कहा गया, अकाल की बात नहीं है, ये उनके समय में राजस्थान में नियम बना था, किसान की सिंचाई का पूरा पानी नहीं मिलता है तो उससे पिलाई नहीं ली जाए। ये पहले शख्सियत थे जो सिंचाई मंत्री थे, उन्होंने इस बात को किया। आज भारतवर्ष में नियम लागू है, इरिगेटर होने से या एक पानी मिलने से फसल नहीं पकेगी तो वो पिलाई नहीं ली जाएगी, फसल का खराबा दर्ज किया जाएगा और किसान को उसके मुताबिक जो भी हर्जाना मुआवजा सरकार को देना होता है देना पड़ेगा। उन्होंने इतने नियम बनाए, देखा कि ये नियम किसान के गरीब के खिलाफ है। उन्होंने, जैसा अभी गठाला साहब ने अभी आपको बताया, वो उस नियम को बदलने में उन्होंने किसी तरह की कतई देरी नहीं की और उन्होंने मंत्री के अधिकारों का पूरा उपयोग किया। और ऐसा कोई भी मुख्यमंत्री नहीं था जिन्होंने उनकी बात का अनादर किया हो, उनकी बात को सही मान कर। मजबूत शख्सियत के धनी थे मदेरणा जी। गठाला साहब, पंचायती राज का जिक्र कर रहे थे, आपकी पंचायती राज आया और उसके बाद कुछ प्रसंग आपके पास है। देखिए, अपने जो कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट हुए थे ना, 73rd और 74th अमेंडमेंट जी, जिसमें सबसे बड़ी बात ये थी कि रेगुलर इसके कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया था। पंचायत राज को पहले कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस अवेलेबल नहीं था। 15-15 साल तक, 20-20 साल तक प्रधान एक बन गया तो चलता ही रहता था। वो बहुत अच्छा स्टेप था, उसको तो अप्रिशिएट किया। लेकिन उन्होंने ये कहा कि इसमें ये क्या कर दिया, उसमें ये किया गया था कि जो सदस्य पंचायत समिति होंगे या सदस्य जिला परिषद होंगे, वही तो चुनाव प्रधान का सदस्य पंचायत समिति करेंगे और जिला परिषद का सदस्य जिला परिषद करेंगे, और वही उसको हटा सकेंगे। तो उनका ये कोऑर्डिनेशन प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। आगे जाके प्रधानों को जिला प्रमुख नहीं सुनेगा क्योंकि उसकी ज़रूरत ही नहीं है। और अगर प्रधान कोई जो है जिला परिषद में अगर वो करप्शन करेगा तो उस पर कोई अंकुश नहीं रहा प्रधानों का, और प्रधान करेगा तो सरपंचों का नहीं रहा। ये एक प्रॉब्लम जो मेरी समझ में आज भी महसूस करते हैं लोग कि ये कोऑर्डिनेशन की प्रॉब्लम खड़ी हुई है। दूसरा, वो ये कहते थे कि भाई 11th शेड्यूल में इन्होंने ये इतने सारे 30-35 निकाल दिए, पर पावर शेयर करना बहुत मुश्किल काम है जी। भाषण सब देंगे लेकिन देख लेना ग्रास रूट पे नहीं आएगा, क्योंकि वो लीडर ऑफ मासेस थे। उनका मैं सरपंच रहा हूँ, मैं जानता हूँ कि 2 हाजिरी करते हैं अपन फर्जी, तो एक जो है मिस्त्री आता है। तो एक तरफ कहते हैं कि सरपंचों पर कार्रवाई की जानी चाहिए, सरपंच बेईमान है हो रहे हैं। आप रूल्स रेगुलेशन इतने जटिल बना रहे हो कि उसमें सिवाय उसके पास कोई चारा ही नहीं है कि वो बेईमानी से काम करे। ईमानदार सरपंच भी है तो भी वो इतना तो चाहेगा कि उसका रेपुटेशन हो, उसका नाम हो। तीसरी बात उन्होंने जो डिस्कशन में करी वो बहुत इम्पोर्टेंट थी। उनका ये कहना था कि ये एक अच्छा काम कर रहा कोई सरपंच या प्रधान या प्रमुख, उसको सेकंड टेन्योर नहीं मिलेगा। उसको पता नहीं ये लेडीज़ में सीट जाएगी, पता नहीं ये जो है शेड्यूल कास्ट में जाएगी, पता नहीं किस में जाएगी, जी जनरल में जाएगी। तो उनका 2 टेन्योर इसमें देने चाहिए थे ताकि उसे एक इंसेंटिव रहता अच्छा काम करने का। मतलब उनकी बड़ी अच्छी पकड़ थी उसकी रूल्स रेगुलेशंस की, और जो एक्सपीरियंस्ड विजडम थी उनकी रूरल की, उसका वो हमेशा जिक्र करते थे कि ये मेरा बस नहीं चला, मेरा बस चलता तो मैं इसमें सुधार करता। ये इसको डिस्कशन जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ उसमें पंचायत राज के लोगों को बुला करके डिस्कशन होता, बहुत मीनिंगफुल,
इसमें अफसरों का, आप लोगों का इनपुट ज़्यादा है बजाय हम लोगों के, ये उन्होंने कहा था। हर तो तरह शायद कहीं से नहीं की कुशल उन्होंने बात। व्यक्तित्व के साथ साथ प्रशासनिक अगर पकड़ की बात की जाए तो परसराम मदेना जी का व्यक्तित्व इतना मजबूत था कि हर नब्ज उनकी पकड़ में होती थी। कहते हैं तुम चले जाओगे तो याद आओगे और तुम नहीं होगे तो हर रोज़ याद आओगे। परसराम मदेना ऐसी ही शख्सियत थे। इस खास चर्चा में आए हमारे सभी मेहमानों का हम यहाँ शुक्रिया अदा करेंगे और चलते चलते आप सुनिए कुछ और लोग कैसे याद करते हैं मदेना जी। साल ने एक पीढ़ी का, ऐसी पीढ़ी का आज अंत हुआ जो कभी जिसकी क्षतिपूर्ति होना मैं नहीं समझता कि हो पाएगी। वो ग्रामीण परिवेश से आते थे और जीवन के अंत तक वो हमेशा गांव के लोग हों, गरीब लोग हों, किसान वर्ग के लोग हों, उनके जो इश्यूज़ थे उनको मजबूती के साथ में रखते रहे और उनकी हिमायत उन्होंने की। आज उनके निधन से सभी जो कांग्रेस जन हैं उनको बहुत दुख है, प्रदेश भर के किसान वर्ग को बहुत दुख है। विधानसभा में अध्यक्ष के रूप में, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के रूप में, मंत्रिपरिषद के सदस्य के रूप में और विरोधी दल के नेता के रूप में उन्होंने जो भूमिकाएं निभाई हैं अपने आप में अद्वितीय हैं। उन्होंने कमिटमेंट के साथ, निष्ठा के साथ गांव और गरीब की, किसान की समस्याओं को समाधान करने का प्रयास किया है और जीवन पर्यंत उसके लिए वो संघर्षरत रहे हैं।